हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय एचबीएल एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़। मैं हूं शुजा कुरैशी। शहबाज आज हमारे साथ नहीं है, वो ट्रैवल कर रहे हैं। और इस हफ्ते हमने देखा है कि पीपीएल की स्टॉक प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो हम आगे जाकर शो में डिस्कस करेंगे कि अब नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हुकूमत पाकिस्तान को रुपये को डिप्रिशिएट करना चाहिए, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। पहले मार्केट का जायजा लें तो इस हफ्ते हमने देखा कि आगाज़ अच्छा हुआ। पहले ही दिन इंडेक्स की क्लोजिंग 168,000 पे नजर आई। नेक्स्ट डे मोमेंटम कंटिन्यू रहा और इंडेक्स ने 1,69,300 का हाई बनाया। यहाँ पे प्रॉफिट देखने नजर आई और द वेरी नेक्स्ट डे हमने इंडेक्स को 165,800 का लो बनाते हुए भी देखा। सो इन द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो वंस अगेन बुल्स टुक द वीक और KSE 100 इंडेक्स 408 पॉइंट्स या 0.24% के इजाफे के साथ 1,67,086 पे क्लोज हुआ। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा बन्नू वुलन की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 19.7% था। PTC की स्टॉक प्राइस में 14% का इजाफा देखा गया। सर्विस इंडस्ट्रीज वॉज अप 13.4%। पायनियर सीमेंट की स्टॉक प्राइस में 7.6% का इजाफा और TRG वॉज अप 7.4% दिस वीक। इस हफ्ते के टॉप लूजर्स पर नजर डाली जाए तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी थल की स्टॉक प्राइस में हुई। इट वॉज डाउन 3.9%। आदमजी इंश्योरेंस की स्टॉक प्राइस में भी 3.9% कमी हुई। हम नेटवर्क वॉज डाउन 3.7%। हबीब ग्रोथ फंड की स्टॉक प्राइस में 3.3% कमी हुई और फर्स्ट हबीब मुदारबा वॉज डाउन 3.3% दिस वीक। और अब हम चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरीज की तरफ। इस हफ्ते की बिग स्टोरी में सबसे पहले PM हाउस से अनाउंस हुआ कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी, लाइव टेलीकास्ट की जाएगी, तो एक अच्छी खबर थी मार्केट के लिए। फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन भी आ गया, इस पर भी काफ़ी कयास आराइयाँ हो रही थी, तो वो भी थर्सडे नाइट को अनाउंस हो गया। अच्छा, इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन का रोल ओवर कर दिया है फॉर अनदर ईयर। ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट के लिए। इसके अलावा PTA ने कंडीशनल अप्रूवल दिया है PTC को टेलीनॉर को एक्वायर करने के लिए, और जब भी हमने देखा कि PTC की स्टॉक प्राइस में हमने 14% का इजाफा भी देखा। बट इंडेक्स जो की क्लोजिंग हुई है बहुत मॉडस्ट गेन के साथ, उसकी वजह थी सेलिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर। और थर्सडे का जो डेटा अगर मैं आपसे शेयर करूं तो थर्सडे तक इस हफ्ते सिर्फ 4 दिन में इंश्योरेंस की तरफ से $27.75 बिलियन की नेट सेलिंग हुई थी। यहाँ प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी हमको नजर आई। इसके वजह से हमने देखा कि मार्केट का जो इजाफा था वो मॉडस्ट रहा। अच्छा, इस हफ्ते कुछ डेटा भी आया है और CPI का डेटा रिलीज़ हुआ। नवंबर 2025 में CPI 6.1% रही। नाउ दिस वाज स्लाइटली बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन। तकरीबन 6.5% की एवरेज CPI एक्सपेक्ट की जा रही थी फ्रॉम डिफरेंट एनालिस्ट, तो ये 6.1% रही है। और इस तरीके से अगर इस फिस्कल ईयर के 5 मंथ्स का CPI देखा जाए तो ये 5.01% है। इसके अलावा इस हफ्ते ट्रेड डेटा भी आया और हमने देखा है कि नवंबर में ट्रेड डेफिसिट रहा $2.85 बिलियन का, विच इज़ डाउन 12% मंथ ऑन मंथ। लेकिन अगर हम इस माली साल के पहले 5 माह का ट्रेड डेफिसिट देखें तो वो $15.47 बिलियन तक पहुंच गया है, विच इज़ अप 37% ईयर ऑन ईयर। अच्छा, अगर हम एक्सपोर्ट्स के नंबर्स पे नज़र डालें तो नवंबर 2025 में एक्सपोर्ट्स वर एट $2.4 बिलियन, विच इज़ डाउन 16% मंथ ऑन मंथ। और इस तरह से इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट 5 मंथ्स में एक्सपोर्ट्स $12.84 बिलियन तक पहुंच गई हैं, विच इज़ डाउन 6% ईयर ऑन ईयर। तो ये कंसर्न है कि एक्सपोर्ट्स में जो हमको कमी नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम इंपोर्ट्स के नंबर देखें तो नवंबर 2025 में इंपोर्ट्स पर एट $5.25 बिलियन। नाउ ये कमी है 14% की मंथ ऑन मंथ, बट चूँकि एक्सपोर्ट्स में भी कमी हुई है तो इसलिए मैंने कहा कि ये कंसर्न है कि जहाँ इंपोर्ट्स गिर रही हैं तो एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा गिरी हैं 16% से। और इस तरह से अगर हम फर्स्ट 5 मंथ्स के नंबर्स देखें इंपोर्ट्स के, तो इंपोर्ट्स $28.3 बिलियन तक पहुँच गई हैं, विच इज़ अप 13% ईयर ऑन ईयर। ना जो CPI का डेटा आया है 6.1% का, और ओवरऑल तो अब तक 5.01% की इन्फ्लेशन है, विच इज़ विद इन द स्टेट बैंक का जो टारगेट है 5 to 7% का। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स के काफ़ी कंसर्न्स हैं, फेयर हैं रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम इसी पे तफसील से बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़। और अब हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको रिदा आसिफ ज्वाइन कर रही हैं जो एनालिस्ट हैं एट अक्सी रिसर्च। रिदा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा रिदा, मैं आपकी एक रिपोर्ट देख रहा था, रीसेंट रिपोर्ट है और इसका टाइटल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने लिखा है इन्फ्लेशन रिस्क रियल और जस्ट अ फेयर। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ये रिपोर्ट लिखने का ख्याल कैसे आया? क्या इन्वेस्टर्स को इस वक्त मार्केट में इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं और कोई कंसर्न्स हैं? सबसे पहले जो ख्याल मुझे आया था वो इस हिसाब से आया था कि जो मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े हेजिटेंट हो रहे हैं टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट। वो इस वजह से हेजिटेंट हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इकोनॉमी जो है वो दोबारा से उसी पूरे साइकिल में जाएगी। तो इस वजह से जो है वो थोड़े रिलक्टेंट हो रहे हैं टू इन्वेस्ट। अच्छा रिदा, सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि जो एक प्रोजेक्शंस हैं, ऑफकोर्स स्टेट बैंक ने जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा हुआ है फॉर करंट फिस्कल ईयर वो 5-7% का रखा हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है कि हम इसी लिमिट में साल क्लोज करेंगे या इससे ज़्यादा हो सकता है इन्फ्लेशन? अच्छा, जो स्टेट बैंक का टारगेट है 5 to 7% का मीडियम टर्म जो टारगेट रेंज है वो FY26 में तो यही होगी, लेकिन जो सेकेंड हाफ है ऑफ दिस फिस्कल ईयर उसमें जाके ये जो टारगेट रेंज है ये ब्रीच हो जाएगी। पाकिस्तान में जैसे हम जब भी बात करते हैं ना रुपी डिप्रिसिएशन की, तो लिंक्ड है विथ ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन। अगर आप रुपया डिप्रिशिएट करेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। फूड इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है, तो फूड इन्फ्लेशन पे आपका क्या स्टांस है? बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिसी मेकर्स का और लोगों का दोनों का यही ख्याल रहा है हमेशा से, और होता भी ऐसा ही आ रहा है कि जब जब डीवैल्यू की गई है करेंसी तब तब जो है वो इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स बहुत ज्यादा रहे। जब अगर हम पिछले 17 सालों की बात करते हैं ना, तो अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। यानी कि 0.99 का कोरिलेशन है 2008 से लेकर 2025 तक के क्वांटम में। तो ये जो इतना पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ये इसी वजह से लोग जो है वो हेजिटेंट होते हैं कि डी वैल्यू हो गई करेंसी तो इन्फ्लेशनरी स्पाइक तो आना ही आना है। फूड जो है वो हमारी सीपीआई बास्केट का काफी ज्यादा वेट है, मतलब उसमें 34.6% जो है वो सीपीआई बास्केट में उसका वेट है। अब अगर हम लोकल फूड इंडेक्स देखें और ग्लोबल फूड इंडेक्स देखें और उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो हमें ये दिखाई देगा कि जो लोकल फूड इंडेक्स है फिलहाल पाकिस्तान का वो अच्छे खासे क्वांटम से ऊपर है ग्लोबल फूड इंडेक्स के। मतलब उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 26.5% का। ठीक है, ये जो 27% का इन दोनों के बीच में गैप है ना, इसको जब हम वेट से एडजस्ट करते हैं ना तो जो बिल्ट इन इन्फ्लेशन बफर आता है ना हमारे पास, वो आता है 9.1%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी जगह है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए कि उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होगा। और वर्ल्ड बैंक फर्दर फोरकास्ट कर रही है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं और जो फूड प्राइसेस हैं दे विल बी डिक्लाइनिंग फर्दर। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन किया कि 6.1% से 2025 में प्राइसेस डिक्लाइन होंगी फूड आइटम्स की और फूड आइटम्स की, और 0.3% से फर्दर डिक्लाइन होंगी 2026 में। सो नाउ जब आप बात करती हैं कि कंट्रोल डिप्रिसिएशन, तो कंट्रोल डिप्रिसिएशन से मतलब आपका कितना है? 3%, 4%, 5% तक डिप्रिशिएट किया? 4 से 5% भी अगर आप आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिशिएट करें करेंसी को तो आपके लिए बहुत सारे एडवांटेजेस रीप हो सकते हैं उससे। अच्छा, ये 4 से 5% डिप्रिसिएशन ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर की बात हो रही है? जी, ओवर द नेक्स्ट ईयर कर दें आहिस्ता आहिस्ता करके 4 से 5%, 1%, 2%, इस तरह से करके 6-8 महीने के अंदर अंदर ये डीवैल्यू करें ताकि जो है वो हमारे पास एक विंडो क्रिएट हो कुछ बेनिफिट्स रीप करने के लिए। अच्छा, तो रिदा ये बताइए कि अगर ये 4 से 5% डिप्रिसिएशन की जाती है हुकूमत की तरफ से ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, तो जैसे अभी आपने कहा कि इन्फ्लेशन पे बहुत इसका इम्पैक्ट हमको नज़र नहीं आएगा, तो लेकिन फिर कितनी होगी इन्फ्लेशन? अगर हम एनुअल इन्फ्लेशन की बात करें तो आपका क्या टारगेट होगा? टारगेट वही रहेगा क्योंकि इम्पैक्ट उसका बहुत लिमिटेड होगा। अगर जैसे 5 से 7% के बीच में ही रहेगा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, तब भी जो नॉन फूड नॉन एनर्जी इंडेक्स है उसके अंदर काफी वो भी बड़ा कंपोनेंट है और उसके अंदर काफी चीजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग आता है, उसके अंदर एजुकेशन आता है, उसके अंदर हेल्थ आती है। ये टोटल जो इसका बनता है वो बनता है 55% वेट इन दी ओवरऑल सीपीआई। ठीक है, अब इसका जो वेट इतना ज्यादा है और जब हमने इसको प्लॉट किया लोकल और ग्लोबल इंडेक्स को, दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए, तो इसमें हमें ये पता चला कि पाकिस्तान इस वाली चीज में नीचे है ग्लोबल लेवल से। ओके। मतलब पाकिस्तान का जो NFNE इंडेक्स है वो नीचे है और ग्लोबल इंडेक्स ऊपर है।
इनका जो डिफरेंस है आपस में वो है 5.5%। क्या समझे आप? 6% इनका डिफरेंस है, मतलब पाकिस्तान 6% से नीचे। अगर पाकिस्तान में जो है वो NFNE की प्राइसेस बढ़ती भी हैं, नॉन फूड नॉन एनर्जी में किसी भी चीज की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उसका जो टोटल इम्पैक्ट होगा ना इन्फ्लेशन पे, वो होगा सिर्फ 3%। यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है ठीक है हमको थोड़ी सी कंट्रोल डिप्रिसिएशन करनी है, तो इसके क्या फ़ायदे पाकिस्तान को हो सकते हैं? अच्छा, इसके फायदे तो 2-3 हो सकते हैं पाकिस्तान को, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। सबसे पहला फायदा ये हो सकता है कि इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सकती हैं। दूसरी जो चीज़ है वो रेमिटेंसेस के बारे में है। रेमिटेंसेस आपके जो है वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब करेंसी अप्रिशिएटेड होती है ना, तो जो बाहर मुल्कों से रेमिटेंसेस भेजने वाले जो लोग होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि अभी आगे जाके डीवैल्यू होगी करेंसी तो हम भेजेंगे। सिर्फ मेंटेनेंस कैपिटल फ्लोज जो है वो आ रहे होते हैं कंट्री के अंदर। तो अगर डेप्रिशिएट हो जाती है ना करेंसी, तो रेमिटेंसेस भी इन PKR टर्म्स काफी अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स का भी कंपोनेंट बहुत बड़ा है, मतलब लग्जरी गुड्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपोर्ट होते हैं। तो हमने इसका रिलेशनशिप चेक किया था विद रीर, यानी कि करेंसी डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। तो इसका जो रिजल्ट सामने आता है वो भी यही आता है। पहले मैं आपको बताती चलूं कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स में से हमने क्या क्या एक्सक्लूड करा था। जो बेसिक फूड आइटम्स हैं, जो एसेंशियल गुड्स हैं, उनको सबको हमने एक्सक्लूड कर दिया था, जैसे जिसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो ये चीजों को जब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया और नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स निकाली, तो इसका भी यही रिलेशनशिप आया कि जब रीर आपका बढ़ा हुआ होता है तो आपकी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं। तो इस वजह से जो है वो इसका रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि रीर अगर बढ़ रहा है तो आपकी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, और लोअर रीर विल लीड टू लोअर नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स, तो वहां से भी फिर एक फायदा आएगा। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो आपका फिर बेहतरी की तरफ जाएगा, और अल्टीमेटली फिर आगे भी चीजें बेहतर होना शुरू होंगी। सो रिदा, इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि जी ठीक है हम एक कंट्रोल डिप्रिसिएशन करें करेंसी की, तो इसका इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फ़ायदा होगा, स्पेशली हॉट मनी की बात करें? अच्छा, अगर स्पेशली हॉट मनी की बात की जाए, जो कि स्पेक्यूलेटिव होता है नेचर में और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म मतलब टाइम पीरियड होता है उसका, तो उस पर यह फायदा होगा कि फॉर एग्जांपल अभी ओवर वैल्यूड चल रहा है एट 104। अगर तो रीर कम हो जाता है बिटवीन 98 या फिर 99 हो जाता है, तो इसका ये फायदा होगा कि जो आपके रियल रिटर्न्स हैं वो फ्रॉम नेगेटिव, क्योंकि अभी ओवर वैल्यूड है, इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि अभी आगे जाके उन्हें डेप्रिसिएशन का बर्डन जो है वो फेस करना पड़ेगा और उनके नेगेटिव रिटर्न्स हो रहे हैं, तो इस वजह से वो अपने पैसे नहीं भेजेंगे। और करेंसी डेप्रिसिएशन होने के बाद इंटरेस्ट रेट्स कम भी हो जाते हैं, तो भी इन्वेस्टर्स के लिए जो रियल रिटर्न है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव भी अच्छा खासा, मतलब मीनिंगफुल लेवल होगा वो रियल रिटर्न का इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसका ये फायदा है बेसिकली। सो दैट वुड हेल्प ब्रिंग इन हॉट मनी बेसिकली। या एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। ठीक है रिदा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे। मंडे को पाक ऑक्सी की बोर्ड मीटिंग है और ये अदर देन फाइनेंशियल्स होगी। ट्यूसडे को PTC की बोर्ड मीटिंग है और इसमें कंपनी की स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाएगा। वेंसडे को T-बिल्स ऑक्शन है। थर्सडे को 11 दिसंबर है और 11 को यूजुअली ऑटो सेल्स का डेटा आता है तो वो एक्सपेक्टेड होगा, फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा, और फ्राइडे को एज यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। और यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कैंडल टॉक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। और अब वक्त हुआ है कैंडल टॉक का। कैंडल टॉक में हमारे साथ शर्जील अहमद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, श्रेया।
अच्छा शर्जील, हमने देखा है कि इंडेक्स क्लोजिंग 167 से थोड़ा सा ही ऊपर हुई है, 167.86 पे। तो ये क्लोजिंग कैसी है वीकली बेसिस पे, और अब इंडेक्स के लेवल्स और चार्ट्स क्या हमें दिखा रहे हैं? बिल्कुल। आई थिंक इस वीक की जो ओवरऑल एक्टिविटी रही है वो रेंज बाउंड रही है, और हमने यही देखा कि इस वीक को मार्केट ने जो है वो अच्छे लेवल्स पे क्लोज करा। आई गेस 167,000 के लेवल्स पे जो है वो क्लोज करा, और आज जो फ्राइडे के सेशन की जो क्लोजिंग थी वो इनिशियली जो गैप अप मार्केट खुली थी वो गैप अप फिल करके जो है मार्केट क्लोज हुई। तो आई थिंक अगर हम ओवरऑल वीकली क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट की वीकली क्लोजिंग भी सही है, और डेली बेसिस पे भी हमने मार्केट को जो है वो बेहतर तरीके से क्लोज होता हुआ देखा है। अब अगर आपको याद हो, हमारे व्यूवर्स को याद हो, तो हमने ये व्यू शेयर करा था मार्केट पे कि क्योंकि मार्केट अपनी वेव 5 में है, और अपनी वेव 4 करेक्टिव कंप्लीट करने के बाद ही वेव 5 में एंटर हुई थी, और इस वेव 5 का इनिशियल टारगेट होता है वेव 3 के टॉप के करीब, जो कि 170,000 के लेवल्स के करीब था। इसको मार्केट ने ऑलमोस्ट टेस्ट करा ट्यूसडे के सेशन में, जहां पे मार्केट ने 169,300 का जो है वो हाई डिफाइन करा। उसके बाद मार्केट में हमने, क्योंकि 169 के ऊपर 1000 के ऊपर हमने कभी भी क्लोजिंग आती हुई नहीं देखी थी पहले, तो हमने वहां पे जो है वो अगेन प्रॉफिट टेकिंग देखी, और मार्केट ने जो है वो अगले 4 सेशन जो है वो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेज में जो है वो गुजारे। तो अब व्यू मार्केट में ये रहेगा कि एनी डिप, अगर कोई भी डिप मार्केट में आता है, और मार्केट अपने ये जो एक रीसेंट ब्रेकआउट था जो कि एक टाइम पे 163,800 164,000 के लेवल्स की करीब था, मार्केट अगर गोइंग फॉरवर्ड इसको अप्रोच करती है तो दैट वुड बी अ गुड सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट। हाउएवर टुवर्ड्स द अपसाइड हमारा अभी भी ये व्यू इंटैक्ट रहेगा कि मार्केट अपनी इस वेव में अपने रीसेंट हाई को अप्रोच कर सकती है, या एक नया हाई डिफाइन कर सकती है पोटेंशियली। तो उस सूरत में हमारा जो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 170,000 के लेवल्स के करीब रहेगा। फॉलोड बाय दैट अगर मार्केट अपनी रैली को एक्सटेंड करती है तो ये एक इसका जो प्रीवियस चैनल है जिसके बाहर मार्केट आई थी, उसको मार्केट रिटेस्ट कर सकती है नियर 174,000 के लेवल्स। ओके, अब शर्जील हम इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में पहले हम अगर पीपीएल की बात कर लें, 2 हफ्ते पहले भी कुछ हफ्ते पहले इनफैक्ट हमारी बात हुई थी, और आपने कहा था 215 216 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगी, और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो फिर हम देखेंगे कि एक इसमें और अपसाइड के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमने देखा है कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है पीपीएल की वो 217 से ऊपर हुई है, 218.90 का हाई बना। तो अब ये बताइए कि चूँकि इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, तो अब नेक्स्ट लेवल्स इसके क्या होंगे और सपोर्ट कहाँ होगी अब? बिल्कुल शुजा, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस करा था वो ये करा था कि पीपीएल में अगर एक अपसाइड आती है तो एक काफी रेलेवेंट रेजिस्टेंस लेवल था 214 के लेवल्स के करीब, तो वही हमारे ऑलमोस्ट टारगेट लेवल्स भी थे। इस वीक हमने ये देखा है कि मार्केट ने पीपीएल ने जो है वो 214 के लेवल्स को अप्रोच करा एक दफा, वहां से हमने प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देखी, और फिर ये इसमें वैलिडेट करा कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी ये काफी अहम रेजिस्टेंस थी। उसके बाद हमने ये देखा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक थर्सडे और फ्राइडे के सेशंस में रिस्पेक्टिवली मार्केट ने इसको अप्रोच करा, और इवेंचुअली जो है फ्राइडे के सेशन में 6.71 रुपीज की अपसाइड के साथ जो है वो इसको ब्रेक करके क्लोज करा। तो अब व्यू गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये है कि मार्केट ने क्योंकि अपना एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है पीपीएल कि अगर आप देखें पीपीएल ने सिंस द स्टार्ट ऑफ द रैली जो है वो ये लेवल जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये अपनी रैली को एक्सटेंड कर सकता है टुवर्ड्स 225 के लेवल्स इनिशियली, ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल होगा, और अगर ये अपनी रैली को एक्सटेंड करता है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम ये देख सकते हैं कि 236 के लेवल्स को टारगेट कर सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ एनी डाउनसाइड वुड बी लिमिटेड टू 214 के लेवल्स इनिशियली, जो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल था, उसका रीटेस्ट हो सकता है, और अगर थोड़ा सा अपनी करेक्शन को एक्सटेंड करता है तो इसकी रीसेंट बेस थी नियर 207, वो इसका सेकंड सपोर्ट लेवल हो सकता है। व्यू गोइंग फॉरवर्ड इसमें जो है वो इस ब्रेकआउट के बाद तेजी का ही रहेगा। नाउ हमने देखा है कि इस हफ्ते रिफाइनरीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और पीआरएल की बात करें तो हमने देखा फ्राइडे को 38 से ऊपर ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम्स भी कुछ हम देख रहे हैं कि बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो पीआरएल के अब चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं हमको? बिल्कुल, अगर आप ऑल इन ऑल देखें तो रिसेंटली पीआरएल में कंसोलिडेशन रही है, और पीआरएल ने टुवर्ड्स द डाउनसाइड ये इसकी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी जिसके करीब इसने बॉटम्स डिफाइन करे अपनी रीसेंट कंसोलिडेशन के, एंड टुवर्ड्स द अपसाइड हम ये देखते रहे हैं कि 38.6 के लेवल्स के करीब टू बी प्रिसाइज ये अपने टॉप्स डिफाइन करता रहा है, और उसको ब्रेक करने में जो है वो नाकाम रहा है सिंस मिड ऑफ अक्टूबर। तो अब क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज है जिसका टॉप 38.6 है, तो यही हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल या ब्रेकआउट लेवल भी होगा। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में अगर ये अपने इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपनी सेकंड रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगा, जो कि 41.3 के करीब है, जो कि हमने यहाँ पे डॉटेड ट्रेंड लाइन से भी रिप्रेजेंट करी हुई है। इट्स अ मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल, वो इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हो सकते हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे इवेंचुअली विद गुड वॉल्यूम्स, अगर 44.7
के करीब जो इसके रीसेंट हाइस थे ये उनको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। एनी डाउनसाइड हाउएवर वुड बी लिमिटेड टू 36 ऑलमोस्ट, जो कि इसकी ट्रेंड लाइन का जो है वो रीटेस्ट रहेगा। तो अगर इसमें शर्जील किसी को स्टॉप लॉस रखना हो पाकिस्तान रिफाइनरी में, तो स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? स्टॉप लॉस शुड बी below this trend line, where this trend line breaks। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो डिपेंडिंग ऑन वेयर इट अप्रोचेस द ट्रेंड लाइन, अगर ये अपनी ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है बाय मिड ऑफ दिसंबर फॉर एग्जांपल, तो 35.5 के लेवल्स पे को ये टेस्ट कर रहा होगा, तो 35 के करीब अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट स्टॉक जो आज डिस्कस करते हैं वो पाक इलेक्ट्रॉन है। नाउ वी नो कि पाक इलेक्ट्रॉन ने भी अबाउट 61 रुपीज़ का हाई टच किया था, फिर वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई, उसके बाद से फिर ये इसने 50 रुपीज़ का लेवल भी ब्रेक किया था। अब ये एक रेंज में हमको नज़र आ रहा है 52 और 54 के बीच में, तो चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल, अगेन इसमें भी हमने डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्केट इज रैलीड इन लास्ट 2 वीक्स, हमने पाक इलेक्ट्रॉन में भी जो है वो कंसोलिडेशन ही देखी है। और अगर हम इसकी कंसोलिडेशन की बात करें तो अब इसमें अगेन स्ट्रक्चर काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग रहा था। इसकी ओवरऑल वेव 5 थी, जिसमें इसने इंटरनली 1-2 कंप्लीट करने के बाद अपनी थर्ड का टॉप डिफाइन करा था नियर 60 लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस करा था। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ गुड रेजिस्टेंस चैनल टॉप के करीब, वहां से ये इसने करेक्शन ली प्रॉपर एबीसी में, और अब ये अपनी नई तेजी की वेव में जो है वो एंटर हुआ है, जिसमें इनिशियली 1-2 करने के बाद अभी थर्ड वेव में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग इन अ थिन रेंज, जहां पे ये 51.5 के करीब सपोर्ट डिफाइन करता रहा है, एंड टुवर्ड्स द अपसाइड 54 के लेवल्स हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऑफ दिस कंसोलिडेशन फेज। तो अब गोइंग फॉरवर्ड व्यू ये रहेगा कि 54 के लेवल्स के करीब जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है, अगर ये उन लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर ये अपनी रैली को एक्सटेंड कर सकता है टुवर्ड्स 58.4, जो कि हमारे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसके इनिशियल टारगेट लेवल्स रहेंगे, और वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी करी जा सकती है। हाउएवर इस ओवरऑल वेव का टारगेट चैनल टॉप के करीब रह सकता है, जो कि 64, जिस चैनल टॉप को ये अब 64 के लेवल्स के करीब अप्रोच करेगा। ठीक है, और ऑन द डाउन साइड अभी भी क्या सपोर्ट या स्टॉप लॉस 51.50 रखना चाहिए? यस, आई थिंक अगर कोई इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो 51.50 जो इसकी रीसेंट बेस रही है वो इसको सपोर्ट के करीब अगर ये आता है, ऑब्वियसली दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अपने स्टॉप लॉसेस को 51 के करीब जो है वो डिफाइन 50.5 के करीब टू बी सेव जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। तो शर्जील, अगर पाक इलेक्ट्रॉन 54 से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर ये 58 को टारगेट करेगा, राइट? बिल्कुल, आई थिंक अगेन इसमें भी 2 स्ट्रैटेजीज रह सकती हैं। 54 इज एन इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल एज वी डिस्कस्ड, वो ब्रेकआउट लेवल रहेगा। वंस 54 के ऊपर क्लोज होता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो फिर ये 58.4 के लेवल्स को अप्रोच करेगा। हाउएवर इन केस ऑफ एनी डाउनसाइड, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी जो है वो रहेगी, जहां पे 51.5 इज अ गुड सपोर्ट ऑफ दिस कंसोलिडेशन रेंज, तो वो भी एक एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब हम चलते हैं एक्सपर्ट टेक की तरफ। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अभी भी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ही होनी चाहिए। जिस किस्म की हमने क्लोजिंग देखी है वीकली बेसिस पे, वो टेक्निकली एक अच्छी क्लोजिंग है। कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी आया, जिससे हमने बात भी की पीपीएल के हवाले से। तो 1,69,300 का लेवल जो है, अब अगर ब्रीच होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर हम इंडेक्स को एक नया हाई बनाते हुए देखेंगे। सो अब भी अगर डिप्स आएँ तो वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन होनी चाहिए और उसमें एक्यूमुलेशन जारी रखनी चाहिए। और चूँकि हमने इससे पहले ही बात की थी, ये दिसंबर है, ईयर एंड है फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस, और जब भी हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो थोड़े से प्रॉफिट बुक कर रहा है, और अब लगता ये है कि नया पैसा जब नया साल शुरू होगा तो आएगा, और ऑफ कोर्स वो मैच भी करेगा कि रिजल्ट सीज़न शुरू हो जाएगा जनवरी के लास्ट वीक में। तो अगेन अपना होमवर्क करें, अपने स्टॉक सिलेक्शन को नज़र में रखें, और वहाँ पे कोई डिप्स आती हैं तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं, और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी ऑन द हायर साइड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक्स एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। जब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।